क्लास 10th चैप्टर लाइट और आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। मेरा नाम अनुनय शर्मा और आप हैं आपके अपने चैनल अनुनय अकेडमी पर। आइए स्फेरिकल मिरर्स समझते हैं। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स, a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is known as a spherical mirror। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ग्लास का, अगर मैं एक हॉलो स्फीयर लूं, वो उसका हिस्सा हो। मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर लेट अस से ये एक हॉलो स्फीयर है ग्लास का, ये एक ग्लास का हॉलो स्फीयर है। इस ग्लास के हॉलो स्फीयर को मैं थोड़ा सा काट लूं यहां से और थोड़ा सा मैं इधर से काट लूं, तो मेरे पास दो सर्फेसेस बनते हैं। ये जो दो सर्फेसेस मेरे पास आए, ये दोनों के दोनों सर्फेसेस ही होलोस्फीयर का हिस्सा है या नहीं? होलोस्फीयर का हिस्सा है। ये जो होलोस्फीयर के हिस्से हैं, दो सर्फेसेस, इनको मुझे मिरर में बदलना है तो मुझे इनको पॉलिश करना पड़ेगा, क्योंकि मिरर की डेफिनेशन क्या थी? हाईली स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस इज नोन एज अ मिरर। तो मुझे इसे वेल पॉलिश्ड भी करना पड़ेगा, तो मैं इसको पॉलिश कर देता हूं। ये रहा, ये इधर से पॉलिश कर दिया, और ये जो इधर वाला हिस्सा है इसे भी मैंने राइट हैंड साइड से, नहीं, मैंने इसको इधर से पॉलिश कर दिया। इसका नाम रख लेते हैं एम एन, इसका नाम रख देते हैं एम डैश एन डैश। इतनी बात ठीक होगी? यानी हमने पॉलिश दिखाना है, पॉलिश के साथ हमने उस मिरर का नाम भी रखना है। अब ये दोनों ही जो हिस्से हैं, ये दोनों जो पार्ट हैं, ये क्या है? पार्ट ऑफ ए होलोस्फीयर ऑफ ग्लास। ये ग्लास के दो हिस्से बन गए। क्लियर हुई बात? होलोस्फीयर, होलोस्फीयर के दो हिस्से बन गए। ये जो होलोस्फीयर के दो हिस्से बने, यहां से मैंने इसको कर दिया पॉलिश। ये रहा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस वाले इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों कहते हैं कॉनकेव मिरर? आइए समझते हैं। लेट अस से ये एक होलोस्फीयर है, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, हो गए दो हिस्से। अब इस हिस्से को देखते हैं। इस हिस्से को मैंने यहां से पॉलिश कर दिया और ये रहा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये केव की तरह दिख रहा है ना? तो यहां से याद रह जाएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव की तरह दिखे उसे हम कहेंगे कनकेव। इसलिए ये हो गया कनकेव। इसकी डेफिनेशन कैसे करेंगे? The spherical mirror whose reflecting surface is inside the mirror is known as a concave mirror. Come on. The spherical mirror whose reflecting surface is inside the mirror is known as a concave mirror. लेकिन convex mirror में reflecting surface ये रहा, इसको हम कहते हैं bulging out, bulging out। यानी जो बाहर की तरफ को निकला हुआ है, bulging out। इसका reflecting surface is bulging out। तो definition कैसे लिखेंगे? The spherical mirror whose reflecting surface is bulging out is known as convex mirror। इसको हम क्या कहेंगे? convex। ये क्या हो गया? concave। यानी spherical mirrors दो तरह के होते हैं, एक होता है concave, एक होता है convex। concave क्या हो गया? The spherical mirror whose reflecting surface is inside the mirror is known as a concave mirror, and the spherical mirror whose reflecting surface is bulging out is known as the convex mirror। Is it okay? अब आपको अगर डायग्राम और कुछ और चीजें देखनी है तो आप यहां से इसको समझ सकते हैं। मैं चलता हूं आगे, डेफिनेशन में आपको दे चुका। Some important terms related to the spherical mirror। spherical mirror से related कुछ important terms की बात कर लेते हैं। Let us say मेरे पास ये एक concave mirror है। इस concave mirror को अगर मैं स्फीयर की तरह बनाऊं तो ये एक इमेजिनरी स्फीयर में ड्रॉ कर सकता हूं। यहाँ पे ये मैंने एक इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉ कर दिया। इसको मैं यहां से शो कर देता हूं पॉलिश। ये मैंने इसको कर दिया पॉलिश। नाम मैंने इसका रख दिया एम एंड एन। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर मैं इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, इस सेंटर को डिनोट करते हैं पी से और इसको कहते हैं पोल। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पोल क्या होता है? पोल, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। याद रह जाएगा, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज पोल। ये जो कंप्लीट स्फीयर बना, लेट अस से इस कंप्लीट स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर रहा ये, इस पूरे स्फीयर का सेंटर रहा ये जो सेंटर है, जब हम मिरर के बारे में इसकी डेफिनेशन करते हैं तो इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्व मतलब कर्व, मुड़ा हुआ, उस कर्व का सेंटर। उस कर्व को अगर मैं ऐसे इमेजिनरी होलोस्फीयर में बदलूं तो उसका जो सेंटर बनेगा, दैट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिफाइन कैसे करना है? ठीक कैसे? द सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू विच मिरर इज ए पार्ट। कम ऑन, द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू विच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बना लूं तो ये रहा कन्वेक्स मिरर। इधर से मैं करूंगा इसको पॉलिश और इसका भी
इमेजिनरी होलोस्फीयर अगर मैं बनाऊं तो लेट अस से वो इमेजिनरी होलोस्फीयर ये बन गया और इसका सेंटर अगर मैं देखूं तो ये रहा इसका सेंटर और यहां रहा इसका पोल जिसको नोट कर देंगे पी से। सो पोल की डेफिनेशन दोनों तरफ सेम ही है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन भी सेम ही है। द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज ए पार्ट इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात होगी। अब अगर मैं पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दूं और इसको दोनों तरफ बढ़ा दूं, यहां भी अगर मैं ऐसे कर दूं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मैंने मिला दिया, तो ये जो लाइन बनी इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? A straight line passing through the center of curvature and the pole. A straight line passing through the center of curvature and the pole. A straight line passing through the center of curvature and the pole is known as principal axis. इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो अगर ये पूरा स्फीयर है तो ये सेंटर है, तो ये क्या बना इसका? ये बना बेटा इसका रेडियस पीसी। ये पीसी किसके बराबर हो गया? पीसी बराबर हो गया रेडियस, यानी आर से हम इसको डिनोट करते हैं। अब आर को डिफाइन करना है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस कर्व का रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक वैसे ही जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफाइन किया। जहां जहां आपने सेंटर लिखा था, जहां जब मैंने आपको सेंटर बोला, वहां वहां आप रेडियस कर दो, साथ में लिखते भी जाना, नोट्स बनाते जाना। जहां जहां मैंने कहा सेंटर, वहां वहां क्या लिख देना आपने? रेडियस। बाकी पूरे के पूरे शब्द, पूरी की पूरी वर्डिंग, पूरी की पूरी डेफिनेशन ऐसे ही रहने देनी है और वो बन जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या थी? द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज अ पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन क्या होगी? द रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। हो गया ना आसान? द रेडियस ऑफ एन इमेजिनरी होलोस्फीयर टू व्हिच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक पहुंच गए? ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। इस रेडियस के ठीक सेंटर में एक पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं फोकस और डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। क्या कहते हैं? फोकस। डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से। इसकी डेफिनेशन कैसे करनी है? देखो यहां भी कर लूं तो यहां मैं इधर फोकस लगा दूं, ये रहा। इसकी डेफिनेशन के लिए था थोड़ा सा इधर ध्यान देना, समझना इसको, बहुत आसान है, लेकिन डेफिनेशन जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपने लिखनी है। लेट अस से ये हो गया, ये हो गया पोल, ये लेट अस से फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर का नाम एम एन। ठीक होगी बात यहां तक? अब ध्यान से सुनना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी पैरेलल रेज जाती हैं, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज जाती हैं, मिरर के साथ टकराती हैं, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से गुजरती हैं और उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। वो जब भी रिफ्लेक्ट करेंगी, ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ पॉइंट व्हिच इज नोन एज द फोकस। अगर मैं यहां से कोई पैरेलल लाइन ले लूं, इंसिडेंट रे ले लूं, ये भी जब यहां से रिफ्लेक्ट करेगी तो ये भी इसी पॉइंट से जाएगी, यहां से गई और इधर से वापस होगी। कहां मिल रही है? फोकस के ऊपर। ये जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर मिल रही है, इसको कहते हैं हम फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? ऑल द इंसिडेंट फोकस, ए पॉइंट फ्रॉम व्हिच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through is known as the focus. All the incident rays parallel to the principal axis after reflection passes through is known as the focus. The point from which all the incident rays parallel to the principal axis after reflection passes through or appears to pass through is known as the focus. अब मैंने appears to pass through क्यों कहा? चलो देखते हैं। appears to pass through समझ लेते हैं। ये कन्वेक्स मिरर, यहां से मैंने इसको पॉलिश कर दिया। अगर मैं इसका ओके ये बना देता हूं मैं इसका पोल पी, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे जो पैरेलल लाइन आएगी वो यहां से रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करेगी, इस ढंग को डाइवर्ज करेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे ये इस पॉइंट से वापस आ रही है। ये बात समझ में आ रही है? ओके, इस पॉइंट से वापस आ रही है। यहां से भी अगर मैं कोई पैरेलल रे लूं, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे, ये भी यहां से कुछ इस ढंग से रिफ्लेक्ट जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे आएगी, लेकिन मुझे ऐसे लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। सो यहाँ पे एक्चुअली जा नहीं रही है, ये अपीयर्स टू पास थ्रू है। सो जब अपीयर्स टू पास थ्रू हो तो वो कन्वेक्स मिरर का फोकस है, जब एक्चुअली पास थ्रू हो तो वो कनकेव मिरर का फोकस है। कनकेव मिरर का फोकस उसके सामने है, कनकेव मिरर का फोकस उसके फ्रंट इन फ्रंट है, कन्वेक्स मिरर का फोकस उसके पीछे है। ये बात समझ में आ गई? तो फोकस की डेफिनेशन क्या होगी? द पॉइंट फ्रॉम विच, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, किसी दोनों के लिए, द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू और अपीयर्स टू पास थ्रू इज नोन एज फोकस। क्लियर हो गया? ये क्लियर? ऑलराइट जी। अब थोड़ा आगे चलते हैं और इस चीज को यहां से यहां फिर आते हैं और समझते हैं। जो मैं आपसे अगली चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो इधर ध्यान देना पूरा। फाइन।
ये जो फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस है, ये फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। और ध्यान रखना, फोकस हमेशा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के ठीक सेंटर में होता है। फोकस कहां होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर में। फोकस कहां होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के सेंटर में। सो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। क्या कहेंगे इसको? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी? द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। फिर से देख लो, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल इज नोन एज इट्स फोकल लेंथ। इज इट ओके? अब अगली बात ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने कहा ये बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है, यानी ये जो सी एफ है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये एफ पी के बराबर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये किसके बराबर है? फोकल लेंथ के। अगर ये फोकल लेंथ के बराबर है तो इधर ध्यान दो, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कितना हो गया? आर कितना है इसका? पीसी। आर कितना है? पीसी। पीसी को अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं? पी एफ प्लस एफ सी लिख देते हैं। पी एफ प्लस एफ सी। पी एफ किसके बराबर है बेटा? पी एफ बराबर है फोकल लेंथ के एफ। एफ सी भी किसके बराबर है? एफ सी भी बराबर है फोकल लेंथ के, यानी एफ। तो ये आंसर क्या आ गया मेरे पास? ट्वाइस ऑफ एफ। यानी मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया? 2f। यहां से फोकल लेंथ निकाल लो, फोकल लेंथ f कितनी होगी? r/2। इस फार्मूले कर रख लो याद, एक ये भी याद कर लो और एक ये भी, कोई भी एक याद कर लो, दूसरा याद रह जाएगा। सो रेडियस फोकल लेंथ क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। यानी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे और आपको केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है और आपको फोकल लेंथ चाहिए, तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करेंगे, फोकल लेंथ निकल आएगी। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? और जी, अब अगली बात समझते हैं। अगली बात है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कहते हैं अपर्चर। देखो इधर, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम कहते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? द पोर्शन ऑफ ए मिरर फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट एक्चुअली टेक्स प्लेस। ये जो रिफ्लेक्शन है, ये इस हिस्से से आ रही है, ये जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं अपर्चर। और इसको मेजर कैसे करते हैं? यहां से लेके यहां तक m और n को मिला दो, ये जो m और n का डिस्टेंस आया, दैट इज नोन एज द अपर्चर। यहां तक क्लियर होगी बात? तो ये टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। आपको स्क्रीनशॉट चाहिए यहां से, तो ये ले लीजिए, ये रही सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ एन इमेजिनरी hollow sphere to which mirror is a part, is denoted by C. For a concave mirror, it lies in front of the reflecting surface, and for a convex mirror, it lies behind the reflecting surface. Fine. Radius of curvature, same definition. The radius of an imaginary hollow sphere to which mirror is a part is known as the radius of curvature. It is noted by capital R. Pole क्या है? सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज द पोल। इट इज नोटेड बाय P. Principal axis, the straight line passing through the center of curvature and the pole. The straight line passing through the center of curvature and the pole is known as the principal axis. Aperture, the portion of the mirror from which the reflection of light actually takes place, is called the aperture of that mirror. It is also called the linear aperture. इसको aperture के बजाय linear aperture भी हम बोल देते हैं। The aperture of a spherical mirror is denoted by the diameter of its reflecting surface. That diameter is ये mn। इसको diameter कह रहे हैं। तो ये इसकी मेजरमेंट करें तो इससे पता लग जाता है कि अपर्चर का मतलब क्या है बेटा? अपर्चर का मतलब है साइज ऑफ द मिरर। मिरर कितना बड़ा है, जितना बड़ा मिरर का अपर्चर उतना बड़ा मिरर का साइज, जितना छोटा मिरर का अपर्चर उतना छोटा मिरर का साइज। तो अपर्चर से हम साइज ऑफ मिरर देखते हैं। क्लियर होगी बात? ये चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन चाहिए आपको प्रिंसिपल फोकस की, मैं आपको दे चुका हूं। फोकस का मैंने आपको बताया था, द पॉइंट फ्रॉम विच ऑल द लाइंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर reflection passes through or appears to pass through is known as the focus. In case of a concave mirror, they actually pass through. In case of ये parallel line गई इधर से और ये actually pass कर रही है after reflection, actually pass कर रही है after reflection, तो ये हो गया concave mirror का focus। ठीक होगी बात? ओके, ए कनकेव मिरर ऑलवेज हैज ए रियल फोकस। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली रेज मिल रही हैं तो हम इसे कहते हैं रियल फोकस। कनकेव मिरर के फोकस को क्या कहते हैं हम? ये रियल फोकस है। फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल, इज नोन एज द फोकल लेंथ। सो इन केस दिस PF is equal to focal length, that is F. Is it okay? क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं और कन्वेक्स मिरर की भी बात कर लेते हैं। कन्वेक्स मिरर में भी क्या है? यहां पे रेज एक्चुअली नहीं मीट कर रही, रे तो यहां से गई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई। ये बात तो आपको बिल्कुल सामने क्लियर दिख रही है। यहां से रे गई और यहां से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ऐसे लग रहा है कि ये कहीं इधर से आ रही है, विच इज हियर द फोकस इज।
तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? द ऑल द इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू पास थ्रू इज नोन एज द फोकस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, एक कन्वेक्स मिरर हैज ए वर्चुअल फोकस। वर्चुअल का फोकस का मतलब होता है दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल फोकस। तो याद रहेगा, कन्वेक्स मिरर का फोकस कहां है? बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एंड दिस फोकस इज नोन एज द वर्चुअल फोकस। ओके, फोकल लेंथ बिल्कुल वही डेफिनेशन। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल इज नोन एज द फोकल लेंथ, दैट इज पीएफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये बात भी हो गई। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ मैं आपको बता चुका। हमें ये मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ये मैं आपको समझा चुका। और फोकल लेंथ किसके बराबर होगी? फिर ये होगी आर बाई 2 के। इस रिलेशन को रख लो आप याद। तो ये रही स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो मैंने आप तक पहुंचाई। अगली क्लास में यानी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे रे डायग्राम्स की, और रे डायग्राम्स कैसे बनानी है उसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो बने रहना इधर। जय हिंद।